Hello everyone, welcome back to Education Delight. My name is Shadab Mansoori and on this channel we are going to cover entire syllabus of IIT JEE and NEET examination. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन जो है वो हमारे सिलेबस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंटीग्रेशन के बिना आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अनेबल हो जाते हो, तो इंटीग्रेशन सीखना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन मींस dy बाय dx, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। तो अगर आपसे कोई कह दे कि भाई dy बाय dx करना हो अगर x के लिए, यानी कि x का सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन करना हो, तो x का डिफरेंशिएशन करने पर आपके पास क्या आता था, 1 आता था। तो अगर हम उसी 1 का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो हमारे पास क्या आएगा, x आएगा। सो बेसिकली क्या है कि हमारा जो इंटीग्रेशन है ना वो एंटी डेरिवेटिव है, यानी कि डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट प्रोसेस है। सो अब देखने में काफी टफ लग रहा होगा। कहने का मतलब देखो एफ डैश एक्स जो है ना, एफ डैश एक्स जो लिखा जाता है, एफ डैश एक्स जो लिखा जाता है ना, ये डिफरेंशिएशन है ना, क्या है, डिफरेंशिएशन है। और अगर इस एफ डेस एक्स का अगर मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है, एफ एक्स आ जाता है, नया वाला फंक्शन आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज क्या, इंटीग्रेशन। मतलब डिफरेंशिएशन का जो जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन को समझने से पहले आपको यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर कुछ चीजें नजर आ रही होगी। यहाँ पर सबसे पहली चीज है ये जो स्नेक जैसा सिंबल है ना, स्नेक जैसा सिंबल, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन साइन। क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन साइन कहते हैं। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो लिखा है ये आपका वो फंक्शन जिसका आप इंटीग्रेशन करोगे, और इस फंक्शन को इंटीग्रैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटीग्रैंड कहा जाता है। और ये dx जो है आपका वो वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में आप क्या करने वाले हो, इंटीग्रेशन करने वाले हो। उस वेरिएबल के साथ, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करोगे उसको आप यहाँ पर d के साथ लिखते हो, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एक्स प्लस सी होता है। अब यहाँ पर सी का जो फंक्शन है ना वो भी हम आपको बताएं चले कि सी जो है यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास अगर लिमिट नहीं होती है ना तो आप उसको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के तौर, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट सी यहाँ पर आता है। चलिए आगे नेक्स्ट हम देखते हैं तो आपको आसानी से क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं। जैसे कि अगर हम बात करते थे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन की, तो आपको पता था क्या होता था, ये एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता था, है ना। मतलब क्या है कि अगर हम एक्स की पावर एन का एल्जेब्रिक फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन करने पर हमारे पास जो टर्म आता है वो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी कि एन जो है वो मल्टीप्लाई में आता है और उसकी पावर कम हो जाती है। लेकिन जब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो यहाँ पर ये कहानी बदल जाएगी। यहाँ पर पावर अब ऐड होगी और जो मल्टीप्लाई में आता है उसकी जगह पर यहाँ पर क्या आएगा, डिवाइड में आएगा। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन जो है ना वो एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कह दूं आपको कि मुझे इंटीग्रेशन करना है एक्स की पावर थ्री डी एक्स, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर एक्स की पावर थ्री में वन ऐड करूंगा और डिवाइड में थ्री प्लस वन कर दूंगा। तो सिंपल आपका आंसर हो जाएगा एक्स की पावर फोर डिवाइडेड बाय फोर प्लस थ्री। ठीक इसी तरह से आप जानते हो कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता था, है ना, वो कॉस एक्स होता था। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता था वो कॉस एक्स होता था, और कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता था वो माइनस का साइन एक्स होता था। तो अब यहाँ पर क्योंकि इंटीग्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस है, तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होगा वो होगा नेगेटिव ऑफ कॉस एक्स। वहां पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। और ठीक इसी तरह से कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, कॉस एक्स का जो
इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ साइन एक्स। अब यहां पर अगर कुछ मल्टीप्लाई में हो, एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई में कॉफिशिएंट हो, तो वो हम डिफरेंशिएशन के केस में मल्टीप्लाई में लिखते थे, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उस चीज को हम डिवाइड में लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे फॉर्मूलाज क्लियर होंगे। इसके अंदर लॉग वाला फॉर्मूला शायद मिसिंग है, तो मैं उसको भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं। अगर हम बात करते थे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स की, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स की, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, आपके पास 1 डिवाइडेड बाई एक्स होता था। तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स जो है वो लॉग एक्स का क्या होता था, डिफरेंशिएशन होता था ना। तो इसी तरह से हम इंटीग्रेशन अगर 1 बाई एक्स का करेंगे, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो आपका लॉग एक्स या लॉग नेचुरल एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला ये याद रखना है। ठीक इसी तरह से आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है कि अगर आप सपोज करो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो जिस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी नहीं हो पाता था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर इंटीग्रेशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब e की पावर x का इंटीग्रेशन जो है वो e की पावर x ही रहेगा। हाँ, लेकिन एक चीज है कि यहाँ पर अगर x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट है, सपोज करो कि ax है, ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx जो है वो e की पावर x का तो e की पावर x हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज थे इंटीग्रेशन के जो कि आपको लर्न करना है। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको इरेज करके अच्छे से बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो, आपको कितने फॉर्मूला याद करना है, एक साइन एक्स का, कॉस एक्स का, है ना, ये वाला, ये वाला। ठीक, इसके साथ एक ये फॉर्मूला आपको याद करना है 1 बाय एक्स का, एक e की पावर x का और e की पावर x का। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला आपको याद करना है। इसके बाद हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ए, जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि आपको 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब कैसे करें, देखो 5 आपका कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, और आपको हमने अभी बेसिक फॉर्मूला एक बताया है। क्या फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx जो है वो क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और फाइनली आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या लगता है, c लगता है ना। अब आप यहाँ पर तीन टर्म्स में इंटीग्रेशन करने वाले हो, तो फर्स्ट टर्म है 5x स्क्वायर, सेकंड टर्म है 3x, और लास्ट टर्म है 2। ठीक है, इंटीग्रेशन करते चलिए। तो 5 तो आपका कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, x की पावर कितनी है, 2 है, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिवाइड में भी कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा। सेकंड टर्म में आते हैं इस वाले टर्म का, देखो यहाँ पर क्या है, 3 कांस्टेंट, 3 एज इट इज रहेगा, x की पावर कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1, तो 3 की पावर x की पावर 1 प्लस 1, और डिवाइड में भी कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा। फिर थर्ड टर्म में माइनस 2 लगाया। अब देखो 2 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं, इसका मतलब क्या, वहां पर मल्टीप्लाई में 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। और चूंकि हमारा डिफरेंस इंटीग्रेशन इंडेफिनेट है, इसलिए यहाँ पर हम लास्ट में कांस्टेंट c ऐड कर देंगे। तो आपका फाइनल आंसर देखिए, आप क्या करने वाले हो, 5x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2x प्लस c, एंड दिस इज आवर ब्यूटीफुल आंसर। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, 4 साइन एक्स है, तो आपको पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, पर याद रखना यहाँ पर नेगेटिव में होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स माइनस, देखो 2 एज इट इज, और देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स होगा, है ना, तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सोचो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग नेचुरल एक्स, और 2 यहाँ पर चूंकि मल्टीप्लाई में था, ठीक है, 2 यहाँ पर चूंकि मल्टीप्लाई में था, तो वो एज इट इज हम 2 को लिख देंगे। तो देखिए आप कैसे लिखोगे इसको, आप इसको ऐसे लिखोगे कि -4 cos x माइनस 2 लॉग नेचुरल x प्लस, हाँ बेटा ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी, देख पा रहे हो आप यहाँ पर dx डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5। तो देखो यहाँ पर पूरा का पूरा फंक्शन आपके किसके डिवाइड में है, 1 के डिवाइड में है ना। इस तरह से कोई फंक्शन डिवाइड में है, अगर इस तरह के फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो इस पूरे फंक्शन को आप मान लो कि ये कैपिटल एक्स है, क्या मान लो,
इस पूरे फंक्शन को आप कैपिटल एक्स मान लो, तो इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एक्स कर सकते हैं। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग नेचुरल एक्स होता है। तो आप यहाँ पर फाइनली क्या लिख दोगे, लॉग नेचुरल 4x + 5, है ना। और चूंकि 4 मल्टीप्लाई में यहाँ पर, तो ये 4 कहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड में, और लास्ट में आंसर में प्लस करके क्या लिखोगे, आंसर हो गया। ठीक इसी तरह इस वाले फंक्शन को आप देखोगे तो ये 6x + 2 की पूरे की पावर 3 है। 6x + 2 की पूरे की पावर कितनी है, 3 है। तो आप यहाँ पर जब फॉर्मूला लगाते हो बेसिक अलजेब्रिक फंक्शन का, तो 6x + 2 है, इसकी पावर कितनी है, 3, तो 3 + 1, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 3 + 1। ये हमने बेसिक अलजेब्रा वाला फॉर्मूला यूज किया है। तो 6x + 2 इसकी होल पावर कितनी हो जाने वाली है, 3 + 1 4 हो जाएगा, और इसके पूरे के डिवाइड में कितना आ जाएगा, पूरे के डिवाइड में आ जाएगा 4 + दिस इज आवर आंसर। तो आई होप कि आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। डेफिनेट मतलब जिसकी लिमिट फिक्स हो, जिसके अंदर हम उस पाथ को डिसाइड कर ले पहले से कि कहां से कहां तक के हमको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर इंटीग्रेशन में जब कोई भी लिमिट्स नहीं लिखी थी हमने, जब यहाँ पर स्नेक बनाया था ना, सांप बनाया था, तो इस सांप के यहाँ पर और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा था। लेकिन अब जब यहाँ पर कुछ मैं लिख दूं, ए लिख दूं या बी लिख दूं, है ना, तो यहाँ पर ए और बी लिखा हुआ दिख रहा है आपको कि ए से लेकर बी तक के हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इस फंक्शन का जब हम विद इन अ गिवन लिमिट इंटीग्रेशन करते हैं तो वो कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर आपने आप सीमा बांध दी है कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक के ही इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो नीचे की तरफ लिखा होता है ना, यहाँ पर ये लोअर लिमिट होता है, ये लोअर लिमिट होता है। ठीक है, और जो यहाँ ऊपर की तरफ लिखा होता है इसको अपर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर लिमिट कहते हैं। ये आपका इंटीग्रेंड होता है, और जो बाकी सारी चीजें वो पहले के जैसे ही रहेगी। तो आपको पता है कि अगर मैं किसी एक्स के फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करता हूं, है ना, तो मुझे क्या मिलता है, एक नया फंक्शन मिलता है एक्स का, है ना। और यहाँ पर कोई कांस्टेंट सी आता था, लेकिन अब यहाँ पर चूंकि हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सा इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, जबकि हम यहाँ पर एक्स की जो वैल्यूज है, मतलब ये लिमिट एक्स के लिए थी ना कि एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक, या एक्स की वैल्यू ए से लेकर बी तक, है ना, इस तरह से है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन की चूंकि लिमिट है, तो ये किसकी वैल्यू है, एक्स इक्वल टू ए से है और एक्स इक्वल टू बी तक है। कहां से कहां तक है बेटा, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी। मतलब ये वैल्यूज जो है आप कहां पर रखोगे, एक्स की जगह पर पुट करोगे। तो सपोज फॉर कि एफ एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आता है, जी एक्स आता है। तो जब जी एक्स आपका नया फंक्शन आया, तो यहाँ पर आप अपर लिमिट पहले रखोगे, उसके बाद लोअर लिमिट रखोगे, और आपस में क्या कर दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे। पहले अपर लिमिट रखोगे, फिर लोअर लिमिट रखोगे, और फिर क्या कर दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। पहले अपर लिमिट रखोगे, फिर लोअर लिमिट रखोगे, और फिर क्या कर दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे। चलो समझते हैं। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है विद इन द गिवन लिमिट 0 to π/2, 0 to π/2। चलो इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन किसका करना है, साइन एक्स का। कहां से कहां तक करना है, 0 से लेकर π/2 तक करना है। ठीक है, चलो फॉलो करते हैं। तो अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करें तो क्या आता है, cos x आता है। बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 से लेकर π/2 तक। मतलब ये आपका जो साइन एक्स था ना, ये एफ एक्स था, और ये cos x जो आया ना, वो क्या आया, जी एक्स आया। एफ एक्स साइन एक्स क्या था, एफ एक्स था, और ये cos x जो आया नेगेटिव में क्या आया है, जी एक्स आया। ठीक है, अब यहाँ पर x की जो लिमिट्स है वो कहां से कहां तक है, 0 से π/2 तक है। तो आपको क्या करना है, एक बार 0 पुट कर देना है। तो माइनस cos x में एक बार आपने क्या पुट किया, 0, तो माइनस cos 0 डिग्री हो जाएगा। फिर देखो माइनस का cos x में एक बार आप क्या पुट करने वाले हो, cos π/2 पुट करने वाले हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिमिट्स पुट कर दी। जब आपने लिमिट्स को पुट कर दिया तो आपको देखने को पता चलता है कि भैया माइनस का cos 0 हुआ और प्लस cos π/2 हुआ, क्योंकि माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस cos π/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको आगे की तरफ हम बढ़ाते हैं। ठीक है, और आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पर नेगेटिव, और cos 0 की वैल्यू क्या रख दी हमने, 1 रखी, प्लस cos π/2। अब देखो मैं आपको बता दूं, सर्कल के अंदर यहाँ ऊपर की तरफ आप ध्यान से देखो, सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो 360 होता है ना। तो अगर इसको 4 पार्ट में डिवाइड करें तो कितना होगा, 90 होगा, है ना। और अगर मैं 90 को रेडियंस में कन्वर्ट करूं तो देखो 360 मतलब 2π, 180 मतलब कितना हो जाएगा, सिंगल पाई, और 90 मतलब क्या, पाई का आधा, यानी कि π/2 हो जाएगा।
तो पाई बाई 2 मतलब कौन सा एंगल है 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो फाइनली -1 + 0 फाइनल आंसर क्या होगा आपका, फाइनल आंसर हो जाएगा -1। तो दिस इज आवर आंसर। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, वो है आपका x/2 + 3 का dx, इसका इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम -2 to 4, फ्रॉम -2 to 4 करना है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन चलिए हम करते हैं। ठीक, इस वाले पेज पर हम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या था आपके पास फाइनल में क्वेश्चन में क्या था, x/2 था प्लस 3 था, है ना। तो x/2 प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम -2 से लेकर 4 तक, ठीक है। अब इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 तो एज इट इज रहेगा, x का इंटीग्रेशन जब आप करोगे, है ना, 1/2 तो एज इट इज रहेगा, x की पावर मैक्सिमम कितनी 1, तो 1 + 1 हो जाएगा, और डिवाइड में भी कितना हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 की जगह पर 3, और 3 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं मतलब 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x हो जाता है। तो ये आपने इस तरह से इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छा है। कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेकर 4 तक, बहुत अच्छा है। चलो ठीक, इसके आगे देखिए बढ़ते हैं अपन, ठीक। देखो x की पावर मैक्सिमम कितनी हुई यहाँ पर 2 हुई, और डिवाइड में कितना आया 2 × 2 हो गया, प्लस 3x तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब फाइनल आंसर में देखो आपके पास क्या हो रहा है, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x, इस तरह से बना आपका, ठीक है। इसमें लिमिट्स कहां से कहां तक, -2 से लेकर 4 तक। अब आपको x की जगह पर अपर लिमिट क्या रखना है 4 रखना है, और लोअर लिमिट क्या रखना है -2 रखना है। चलो रखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट रखते हैं तो 4² डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 × 4, ये हो गया आपका अपर लिमिट का काम खत्म, ठीक है। और माइनस लोअर लिमिट में क्या रहोगे -2, तो -2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 × माइनस का 4, इस तरह से आपने लोअर लिमिट भी पुट कर दी। अब देखो यहाँ पर एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बचेगा, 3 4 जार कितना होता है 12 होता है, तो ये आपका अपर लिमिट वाला पार्ट हुआ। माइनस देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 4, है ना, 4 के डिवाइड में कितना है 4 है, और 3 4 जार कितना होता है 12 होता है, तो माइनस का 12, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 - 12 बच रहा है, ठीक है। तो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, देखो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 4 + 12 कितना हो जाता है 16 हो जाता है, माइनस यहाँ पर देखो 1 - 12 कितना हुआ -11 हुआ, -11। जब आप इन दोनों फंक्शंस को सॉल्व करते हो तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 16 + 11 कितना हो जाएगा 27। तो 27 इज आवर ब्यूटीफुल आंसर, 27 इज आवर ब्यूटीफुल आंसर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, उस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब इसका एप्लीकेशन कहां पर होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो उसको हम सीखने वाले हैं। तो देखो इसका जो एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ अ कर्वेचर। किसी भी कर्वेचर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप किसका यूज करते हो, किसका यूज करते हो, किसी भी कर्वेचर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप यूज करते हो इंटीग्रेशन का। सपोज करो कि देखो आपके पास यहाँ पर एक कर्व है, और इस कर्व के अंदर आपके पास छोटे छोटे सेगमेंट्स बने हुए हैं। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को फ्लैशबैक में ले जाकर, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस तरह से आपके पास कोई रैंडम सा ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि भैया ये जो x1 है ना, इस x पर इसकी वैल्यू f1 है, ठीक है। इस पॉइंट पर मैं कह देता हूँ ये x2 पर वैल्यू कितनी f2 है, इस पॉइंट पर f3 वैल्यू कह देता हूँ, इस पॉइंट पर f4 कह देता हूँ, है ना। तो अगर मुझे इस ग्राफ का एरिया निकालना है तो मुझे इसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पर छोटी छोटी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में कट कर लूंगा, तो यहाँ पर छोटी छोटी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स जो है कट कर ली गई है ना, जिसकी लेंथ क्या है dx है। अब dx लेंथ की इक्वल स्ट्रिप्स को मैं कट कर लूँ, और उसको मैं इसकी जो विड्थ है f1, है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो एक रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। देखो आपके पास जो स्ट्रिप बन रही है ना, वो स्ट्रिप कुछ इस तरह से बन रही है कि इसकी जो थिकनेस है वो f है, और इसकी जो
सॉरी इसकी जो लेंथ है, हाइट है, वो क्या है, एफ है, और इसकी जो थिकनेस है वो क्या है, dx है। ठीक है, तो अगर मैं रेक्टेंगल के एरिया की बात करूँ तो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ आपकी हो जाएगी एफ और ब्रेड्थ हो जाएगी dx। तो एफ का dx में मल्टीप्लाई होता है। लेकिन हम यहाँ पर एक स्ट्रिप की तो बात नहीं कर रहे ना, यहाँ पर हम ए के पास में एक स्ट्रिप होगी, बी के पास में एक स्ट्रिप होगी, इस तरह से बहुत सारी स्ट्रिप्स होगी। तो इन सभी स्ट्रिप्स को मैं जब ऐड करते जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा उसका सम्मेशन हो जाएगा। तो सम्मेशन करने की प्रोसीजर ही क्या कहलाती है, एरिया कहलाती है। यानी कि अगर आपको किसी गिवन कर्व का एरिया निकालना हो, है ना, और इंडेफिनेट शेप का कर्व हो, तो वहां पर भी आप किसका यूज करते हो, इंटीग्रेशन का यूज करते हो। ठीक है, तो आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारा जो सिलेबस अब आगे बढ़ते रहेगा, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह से हमारी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।